नमस्कार। हम कर रहे हैं फ्रांस के संविधान की विशेषताओं का दूसरा भाग। यानी इससे पहले हमने 8 पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद की पहलू इस प्रकार है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था, यानी 1789 के जो फ्रांस की क्रांति में मौलिक अधिकारों से संबंधित या स्वतंत्रता से संबंधित जो अधिकार की व्यवस्थाएं की गई थी, पंचम गणतंत्र के संविधान में उसे स्वीकार कर लिया गया। और पंचम गणतंत्र के संविधान की सबसे बड़ी विशेषताओं में ये माना गया कि प्रस्तावना में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था कर दी गई है, जिसमें स्त्री एवं पुरुष की समान रूप से समानता के अधिकार दिए गए, श्रमिकों को उद्योगों में सहभागिता दी गई, उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करने के अधिकार भी दिए गए, शिक्षा का अधिकार, धर्म को मानने के अधिकार यानी धर्मनिरपेक्ष राज्य की व्यवस्थाएं की गई, नागरिकों की सुरक्षा का पूर्णतः दायित्व राज्यों को सौंपा गया। यानी मानवीय अधिकारों के घोषणा पत्र को पंचम गणतंत्र के संविधान में स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दिया गया कि समाजवादी दृष्टिकोण का स्पष्ट रूप से यहाँ प्रभाव दिखाई देने लगा। यानी सभी को हक के बदले में संपत्ति मिलेगी, अधिकार मिलेंगे, दाम मिलेंगे, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी संविधान के प्रावधानों के माध्यम से। फिर पहलू है, बहुत अहम विशेषता है, संसदात्मक एवं अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था का समन्वय। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि संसदात्मक शासन व्यवस्था वह व्यवस्था मानी गई है जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। व्यवस्थापिका में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री के द्वारा फिर मंत्रिमंडल का गठन उसी सदन में से किया जाता है। फिर उत्तरदायी शासन की व्यवस्था पाई जाती है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसे कहते हैं जहां व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में पृथक्करण रहता है। यानी वो घनिष्ठ संबंध देखने को नहीं मिलेगा जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में पाया जाता है। इसका मुख्य कारण ये है कि राष्ट्रपति जो राष्ट्र का प्रमुख होता है, ये अमेरिकन सिस्टम के अकॉर्डिंग, वो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष के नाते सर्वोच्च पद पर होता है और व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस में से उसका गठन नहीं होता। तो यहाँ फ्रांस के संविधान में इस बात पर बल दिया गया कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की जो क्वालिटीज है, यानी जो खूबियाँ हैं, जो विशेषताएं हैं, हम उसको अपना लेते हैं, जो कमियां हैं उनको छोड़ देते हैं। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण का मतलब हो गया कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका मिलजुल कर काम करते हैं। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण का मतलब हो गया जो राष्ट्रपति है वो व्यवस्थापिका में से नहीं चुना जाएगा, उसका प्रत्यक्ष निर्वाचन रखा गया पंचम गणतंत्र के संविधान में। और सबसे मूल बात है, चतुर्थ गणतंत्रीय संविधान में विधायिका ज़्यादा सर्वोच्च थी और कार्यपालिका निर्बल थी। पंचम गणतंत्र के संविधान में उल्टा किया गया, विधायिका के स्थान पर कार्यपालिका को ज़्यादा सर्वोच्च बनाया गया। राष्ट्रीय सभा और गणतंत्र परिषद दूसरा अंग था। गणतंत्र परिषद पहला अंग था, राष्ट्रीय सभा। फिर संसद में राष्ट्रीय सभा के साथ सीनेट को जोड़ा गया और सीनेट यानी द्वितीय सदन, और द्वितीय सदन जैसा अमेरिका का कांग्रेस का द्वितीय सदन है, सीनेट सर्वोच्च पद पर है, सर्वोच्च द्वितीय सदन है, वैसे ही फ्रांस में सीनेट को द्वितीय सदन के रूप में सर्वोच्चता दी गई। यानी सीनेट एक शक्तिशाली सदन के रूप में स्थापित करते हुए पहले सदन की सर्वोच्चता को कम किया गया
और राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में जो कार्य संपन्न किए जाएंगे वो सीनेट के अध्यक्ष के माध्यम से किए जाएंगे। ये सारी व्यवस्थाएं पंचम गणतंत्र के संविधान में देखने को मिली। तो यहाँ ये बताया जाता है कि पहले वाले संविधानों में जो कमियां देखने को मिली या जो दिक्कतें आई उन्हें दूर करने के लिए पंचम गणतंत्र के संविधान में कुछ इस प्रकार की व्यवस्थाएं करके राष्ट्रपति ने कार्यपालिका को सर्वोच्चता प्रदान की। फिर आता है पहलू कि अधिकार संपन्न राष्ट्रपति और निर्बल विधायिका। अगर हम सामान्य रूप से स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है और समय समय पर प्रश्न पूछकर बहस, बजट कटौती, निंदा, स्थगन, काम रोक को प्रस्ताव, ये इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करती है। लेकिन यहाँ राष्ट्रपति ने इस तरह के प्रावधान किए या संविधान की परामर्शदात्री समिति ने राष्ट्रपति के माध्यम से पंचम गणतंत्र के संविधान में इस प्रकार के प्रावधान किए कि राष्ट्रपति ज़्यादा अधिकार संपन्न हो गए और विधायिका ज़्यादा सर्वोच्च नहीं रही। सबसे पहला पॉइंट तो यही रहा, विधायिका में से कार्यपालिका का निर्माण नहीं होगा। दूसरा, विधायिका जो है यानी व्यवस्थापिका जिसको हम बोलते हैं, वो बार बार राष्ट्रपति पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रोसेस नहीं कर पाएगी। यानी प्रत्येक कार्य पर जो अधिकार है या निर्णायक भूमिका का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति ने अपने पास रखा और राष्ट्रपति ने संविधान तथा राज्य का दायित्व जो है वो राज्य सरकारों को दिया जरूर, लेकिन नियंत्रण वास्तविक रूप से सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वयं के पास सारे अधिकार रखते हुए इस तरह की व्यवस्था की कि महत्वपूर्ण निर्णय विधायिका कार्यपालिका के माध्यम से संसद के बजाय कार्यपालिका के माध्यम से किए जाएंगे और कार्यपालिका में स्वयं की स्थिति को बहुत अधिक सर्वोच्च रखा गया। 5 साल का कार्यकाल और 5 साल के कार्यकाल में वह विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर प्रत्यक्ष रूप से जनता के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करेंगे और प्रत्यक्ष ही वो जनमत संग्रह के लिए या महत्वपूर्ण पहलुओं के लिए संवाद का कार्य भी जनता के समक्ष कर सकते हैं। ऐसी व्यवस्थाएं फ्रांस के नवीन संविधानों में रखकर राष्ट्रपति ने अपने पद को बहुत सर्वोच्चता प्रदान की। गणतंत्र परिषद जो सेकंड सदन था संसद का, वो पहले एक परामर्शदात्री निकाय थी, लेकिन पंचम गणतंत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करते हुए सीनेट को शक्तिशाली सदन के रूप में स्थापित किया गया, जो राष्ट्रपति के बराबर मिलकर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति के कार्यों में सहयोग प्रदान करने के दायित्वों का निर्वहन करने लगे। फिर पॉइंट आता है कि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रतिपादक थे। वो फ्रांसीसी विचारक थे और फ्रांसीसी विचारक होने के नाते निश्चित रूप से फ्रांस के संविधान में भी ये प्रावधान करने का विचार किया गया कि हम शक्तियों को अलग अलग रखेंगे, शासनांगों को अलग अलग रखेंगे, क्योंकि शासनांग जब एक स्थान पर इकट्ठे होकर कार्य करते हैं या शासनांगों की शक्ति यदि एक स्थान पर इकट्ठी हो जाती है तो वो निरंकुश तंत्र की स्थापना की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए शक्ति विभाजन को अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन पूर्णतया पृथक्करण संभव नहीं हो पाया। फिर भी ये प्रयास किए गए कि व्यवस्थापिका अपने कार्यों का निर्वहन करे, कार्यपालिका अपने कार्यों का निर्वहन करे
और न्यायपालिका अपने कार्यों का निर्वहन करे। कार्यपालिका के प्रधान राष्ट्रपति का निर्वाचन अब संसद द्वारा न होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से होता है। इसका मतलब ये हुआ कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर नहीं रहेगी। पंचम गणतंत्र के संविधान में ये बात पर बल दिया गया कि शक्ति विभाजन पूर्णतः तो न हो, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हुए भी शासनांग एक दूसरे से जुड़े रहें। क्यों? क्योंकि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के जब हम गुणों को अपना रहे हैं और कमियों को छोड़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पूर्णतः पृथक्करण यहाँ लागू नहीं हो सकता। न ही अमेरिका में पूर्णतः पृथक्करण संभव हो पाया। वहाँ भी अवरोधम संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया और यहाँ की व्यवस्था कुछ इस प्रकार रही कि राष्ट्रपति ने न्यायिक है, संकटकालीन है, कठोर संविधान है यानी संविधान में संशोधन है, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व है, आंतरिक व्यवस्था का दायित्व है, ये सब कार्य अपने हाथों में महत्वपूर्ण पहलू रखे। इसलिए हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ का प्रोसेस जो है फ्रांसीसी विचारक मॉन्टेस्क्यू के द्वारा प्रतिपादित शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर पूर्णतः लागू नहीं होता। फिर पहलू आता है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता। राजनीतिक दल जिसे लोकतंत्र का वाहन कहा जाता है, राजनीतिक दल जो जनता और सरकार के बीच कड़ी का काम करते हैं, राजनीतिक दल जो चुनावों का सहज संचालन करते हैं, राजनीतिक दल जो प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था को सार्थक करते हैं, उसे कहा जाता है राजनीतिक दल। अब है राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता का प्रश्न। तो संवैधानिक मान्यता का मतलब है संविधान के माध्यम से ऐसी व्यवस्थाएं कर दी जाएं जिसमें राजनीतिक दल अपने अधिकारों और दायित्वों की पूर्ति कर सके। तो यहाँ राष्ट्रपति डी गॉल जब पंचम गणतंत्र का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने मूल रूप से तो राजनीतिक दलों का उल्लेख संविधान में नहीं किया, लेकिन परामर्शदात्री संवैधानिक समिति की सिफारिश पर उन्होंने संविधान में इसका उल्लेख किया कि राजनीतिक दल जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, लोक प्रभुता पर आधारित शासन व्यवस्था, सार्वभौमिक शासन व्यवस्थाओं के संचालन में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार करते हुए चुनावों का सहज संचालन करेंगे और प्रतिनिध्यात्मक शासन व्यवस्था की जो लक्ष्य है उसकी पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे। फिर पहलू आता है संवैधानिक परिषद की स्थापना। संवैधानिक परिषद, पहले तो हम ये बता रहे थे कि संविधान निर्माण करने में न किसी आयोग, न किसी गठन, न किसी परिषद का ज़्यादा योगदान रहा और राजनीतिक अस्थिरता और अशांति को समाप्त करने में नवीन संविधान की संरचना में मुख्य रूप से राष्ट्रपति डी गॉल की भूमिका रही। लेकिन संवैधानिक परिषद की व्यवस्था करके यह बताने का प्रयास किया गया कि एक ऐसी परिषद होगी जो 9 वर्ष के लिए गठित की गई। 9 वर्ष के लिए गठित करने का मतलब था 9 वर्ष तक ये कार्य करेगी। 9 इसमें सदस्य होंगे। 1/3 सदस्य हर तीसरे साल बदल दिए जाएंगे, यानी पूर्णतः इसका विघटन नहीं होगा। यह रेगुलर काम करने वाली संस्था रहेगी, परिषद रहेगी। संवैधानिक परिषद द्वारा चुनाव, जनमत संग्रह, कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य किया जाता है। कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य। कानून की वैधानिकता क्या होती है? जैसे हम पढ़ाते हैं न्यायिक सर्वोच्चता, न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन का दायित्व होता है न्यायपालिका का कि यदि संसद के द्वारा कोई ऐसा कानून बना दिया जाए
जिससे संविधान की उल्लंघना हो रही है। कार्यपालिका के द्वारा कोई ऐसा कानून जारी कर दिया जाए जिससे संविधान की उल्लंघना हो रही है, तो उतनी मात्रा में उसे अवैध घोषित करने का अधिकार न्यायपालिका का रहेगा। तो यहाँ संवैधानिक परिषद को ये दायित्व दिया गया है कि कानून की वैधानिकता की जांच का कार्य, चुनाव का कार्य, जनमत संग्रह का कार्य इनके द्वारा देखा जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति के द्वारा ये व्यवस्था की गई कि संवैधानिक परिषद एक परामर्शदात्री परिषद के रूप में कार्य करेगी। जब कभी राष्ट्रपति को इनकी परामर्श की आवश्यकता होगी या इनके साथ बैठक की आवश्यकता होगी या किसी निर्णायक मोड़ पर पहुंचने की आवश्यकता होगी, तो इस परामर्शदात्री समिति का पूर्णतः सहयोग लिया जाएगा। ये राष्ट्रपति के द्वारा विशेष प्रावधान किए गए। तो हम पढ़ रहे थे पंचम गणतंत्र के संविधान की विशेषताएं, जिसमें हमने ये पाया कि लोकतंत्र भी है, संविधान भी है, राष्ट्रपति का पद भी है, प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल भी है, लेकिन सर्वे सर्वा इसमें राष्ट्रपति की भूमिका स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। नमस्कार।